बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सबों का स्वागत है। दर्शकों, बरसात का ये मौसम किसानों के लिए सबसे ज़्यादा व्यस्त रहने का मौसम होता है, क्योंकि बरसात का ये मौसम खेती किसानी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज के कार्यक्रम में हम बातें करेंगे बरसात के मौसम के खेती किसानी से जुड़ी हुई, लेकिन कार्यक्रम में सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मृदुला। आइए आज देखते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। कोडरमा के किसान ले सकते हैं उद्यान विकास योजना से लाभ। हजारीबाग के गौ पालकों को प्रशिक्षण देने की है योजना। मक्का के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं बिरसा विकास मक्का 2। अब समाचार विस्तार से। जिला कोडरमा में बागवानी खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य उद्यान विकास योजना के अंतर्गत उप योजना उद्यान विकास की योजना चलाई जा रही है। इस उप योजना के तहत किसानों को सब्जी, फूल, फल, मशरूम की खेती के लिए अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना से लाभ लेने के लिए कोडरमा जिला उद्यान कार्यालय में 30 अगस्त तक आवेदन दे सकते हैं। पशु प्रबंधन एवं पशु पोषण प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत हजारीबाग जिला के गौ पालकों को प्रशिक्षण देने की योजना है। ये प्रशिक्षण 8 दलों के लिए 8 सत्रों में आयोजित होगा। हर सत्र 6 दिवसीय होगा, जो अलग अलग तिथियों में 21 अगस्त से 17 फरवरी 2025 तक चलेगा। प्रशिक्षण एवं प्रसार संस्थान सेक्टर 2 धुरवा, रांची में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन होगा। आवेदन के लिए जिला गव्य विकास कार्यालय हजारीबाग से संपर्क कर सकते हैं। बरसात के मौसम में जो किसान भाई सब्जी फसलों का बिचड़ा तैयार करना चाहते हैं, वे इसके लिए पोटरे का उपयोग करें तो ज़्यादा लाभ होगा। इससे बिचड़ा जल्द तैयार होगा, साथ ही रोग और कीट लगने की संभावना कम होगी। जो किसान भाई खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं, वो मक्का की DHM 117, DHM 121, HQPM 1, HQPM 5, मालवी मक्का 2 जैसी हाइब्रिड किस्मों का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर हमारे यहाँ से कंपोजिट किस्म स्वान, बिरसा मक्का 1 या फिर बिरसा विकास मक्का 2 जैसी कंपोजिट किस्मों को लगा के अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो स्वीट कॉर्न लगा रहे हैं तो स्वीट कॉर्न के लिए उनको माधुरी, प्रिया या सिंजेंटा की एक बहुत अच्छी किस्म है सुगर 75, उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर पॉपकॉर्न लगा रहे हैं तो पॉपकॉर्न के लिए उनको VL एम्बर पॉपकॉर्न जैसी किस्म का प्रयोग करना चाहिए। बेबी कॉर्न अगर किसान भाई खेती करना चाहते हैं तो बेबी कॉर्न के लिए HM 4 या फिर हमारे यहाँ की कंपोजिट किस्म है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की, जो बिरसा विकास मक्का 2, उसका प्रयोग करके वो अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के जो किसान अभी तक मक्का की बुआई नहीं किए हैं, वे जल्द से जल्द बुआई का काम पूरा कर लें। झारखंड में मक्का, बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न और पॉपकॉर्न के बेहतर उत्पादन के लिए किस उन्नत प्रभेद का चुनाव करें, आइए इस संबंध में जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। पोटरे में मिट्टी डालकर बीज नहीं बोएं, बल्कि समान मात्रा में कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट मिलाकर डालें और उसमें बीज बोएं। इससे पहले बीज को वेवस्टीन दवा से उपचारित करें। इससे बिचड़ों में मिट्टी और बीज जनित रोग नहीं लगेंगे। साथ ही जब आप बिचड़ों को खेत में रोपेंगे तो पौध मरने की संभावना भी बहुत कम होगी। बिचड़ा स्वस्थ और जल्द तैयार होगा और उपज भी जल्द मिलेगी, जिसकी कीमत बाजार में अधिक होगी। धान झारखंड की मुख्य खरीफ फसल है। धान की खेती के लिए खेत में पानी का होना आवश्यक है और पानी रोकने के लिए मजबूत मेड़बंदी आवश्यक है। किसान भाई खेत में मेड़ बनाने के लिए आप कृषि उपकरण बंड फार्मर की मदद ले सकते हैं। आइए जानते हैं लत्तेदार सब्जी फसलों में फल छेदक कीटों की रोकथाम कैसे करें। लत्तेदार सब्जी फसलों में फूल लगने के 10 दिन बाद फसल पर नीम सीड एक्सट्रैक्स पाउडर 4% दवा या इंडोक्साकार्ब दवा आधा मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। इससे फल छेदक कीट नहीं लगेंगे।
और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। राज्य का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के बाद वक्त होता है एक छोटे से विराम का। मिलते इस विराम के बाद। किसानों के चेहरे पर खुशहाली, हर खेत को मिल रहा है पानी। ये है न्यू इंडिया की कहानी। फसलों की भरपूर पैदावार के लिए बीज और खाद के साथ साथ जल एक महत्वपूर्ण कारक है। पानी की बचत न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है बल्कि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने में भी मदद करती है। इसके अलावा पानी की उतनी ही मात्रा से लंबे समय तक सिंचाई तथा विस्तारित क्षेत्र में सिंचाई करने में भी मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015-16 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू की थी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर सरकार का बहुत जोर है और ये समय की मांग भी है। साथियों, माइक्रो इरिगेशन भी इनपुट कॉस्ट कम करने का और ज्यादा प्रोडक्शन का बहुत बड़ा माध्यम है और एक प्रकार से एनवायरनमेंट की भी सेवा है। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम किया जा रहा है। इसका उपयोग सटीक सिंचाई और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई का ये तरीका भंडारित जल के संरक्षण और प्रबंधन में भी मददगार है। सूक्ष्म सिंचाई को 2 तरीकों से अपनाया जाता है। पहला, ड्रिप इरिगेशन। इस तकनीक में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नलियां तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस तकनीक में दबाव के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है और बारिश के रूप में पाइपों के नेटवर्क से जुड़े नोजल सेट के माध्यम से पौधों पर बरसाया जाता है। योजना के मूल्यांकन से पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30 से 70% तक सुधार हुआ है। विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 9 से 60% तक की वृद्धि हुई है तथा गुणवत्ता भी बढ़ी है। किसानों की आय में 10 से 69% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंपिंग में विद्युत ऊर्जा और डीजल की बचत हो रही है। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसे लगाने के लिए एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता मिलती है। पिछले 9 वर्षों में प्रति बूंद अधिक फसल यानी पीडीएमसी योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो कि 81% से अधिक सूक्ष्म सिंचाई कवरेज है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF बनाया गया है एवं इस कोष को 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना प्रस्तावित है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ पाने हेतु अपने नजदीकी कृषि एवं उद्यान विकास के कार्यालय से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है। दर्शकों, अगर हम किसी फसल की आगाद खेती करते हैं तो इसका बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि आगाद खेती करने से फसल आप सबसे पहले बाजार तक पहुंचाते हैं और बाजार में उसे लेकर एक उत्साह का माहौल होता है, इसलिए कीमत अच्छी मिल जाती है। कैसे करें मटर की आगाद खेती, पूरी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से। मटर की खेती एक ऐसी खेती है जो किसानों की आय तो बढ़ाती ही है, साथ ही साथ उन्हें पोषण सुरक्षा भी देती है। इसकी खेती यूँ तो सर्दियों के मौसम में होती है, किंतु आगाद खेती के माध्यम से इसे सालों भर उगाया जा सकता है। खरीफ के मौसम में इसे लगाने का सही समय 15 सितंबर से 15 अक्टूबर होता है। इसके लिए भूमि का चुनाव ऐसा होना चाहिए जिसमें जल जमाव की स्थिति न हो, अतः इसके लिए टाड़ नंबर 1 तथा 2-3 भूमि उपयुक्त मानी जाती है।
दर्शकों, खेती हमारी भारत की पहचान है और ये मुख्य धारा भी है हमारे किसान भाइयों के लिए। ऐसे में आप मटर की आगात की खेती करते हैं और इसके लिए विभिन्न आयाम हैं और विभिन्न तरीके हैं। सबसे प्रमुख बात होती है कि अगर मटर की आप आगात खेती करते हैं तो इससे मुनाफा भी आपको अधिक से अधिक मिल पाता है। आज इन्हीं सब बातों की चर्चा हम करेंगे और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा राजन। मटर की आगात खेती का सही समय 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच का है। जो लेट खरीफ का फसल होता है उसमें हम लोग मटर की खेती कर सकते हैं। मटर एक दलहनी फसल है, तो ये हम लोग खासकर ध्यान रखें कि जो जहाँ जल जमाव की स्थिति ना हो और जल की अच्छी निकासी हो वैसे ज़मीन का चुनाव करें। यहाँ झारखंड की अगर बात कर रहे हैं तो ये चूँकि एक पठारी इलाका है, तो यहाँ पे जो टाड़ 1 नंबर की खेत होती है या 2-3 नंबर की जो खेत होती है, ऊपरी भूमि बोल सकते हैं, वहाँ पे आप मटर की आगात खेती कर सकते हैं। वैसे खेत में जहाँ की जल भराव की स्थिति ना बनती हो। और चूँकि हम लोग मानसून के समय ये खेती करेंगे तो इसलिए ये ध्यान रखें किसान भाई कि अभी क्यारी ना बना के ऊंची मेड़ और नाली बनाकर मटर की खेती की जाए ताकि जल जमाव की समस्या ना हो। और साथ ही ये भी ध्यान रखें किसान भाई कि मौसम पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए जो बारिश कुछ दिनों के लिए ठहर जाए तभी बुआई की जाए ताकि जल की वजह से जो मटर है उसमें गलन की समस्या ना हो, मटर बीज में अच्छी अंकुरन हो, इसका खासकर ध्यान रखा जाए। मटर का अच्छा उत्पादन लेने के लिए अच्छे बीज की किस्मों का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। झारखंड के वातावरण के लिए आरके, आज़ाद, मटर, पंतनगर की किस्में जैसे पंत सब्जी मटर 2, पंत सब्जी मटर 4 तथा पंत सब्जी मटर 5 अच्छी किस्में मानी जाती हैं। इसके अलावे उषा प्रगति, काशी नंदिनी, काशी मुक्ति तथा काशी पूर्वी अच्छी किस्में हैं। आगात मटर की खेती में किस्म या प्रभेद का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस समय अच्छी फसल लेने के लिए या अच्छी उपज लेने के लिए किसान भाई ये ध्यान दें कि 60 से 65 दिनों में जो फसल की पहली तुड़ाई हो जाए वैसे किस्मों का चुनाव किया जाए। और ऐसी किस्में हैं आरकेल जो कि बहुत पुरानी किस्म है और बहुत पॉपुलर हैं। ये लगभग 60 दिन में पहली तुड़ाई इसकी हो जाती है। इसके साथ इसका जो उत्पादन क्षमता है वो लगभग 60 से 75 क्विंटल के बीच होता है। और इसके अलावा आज़ाद मटर 3 ये अगेती किस्म है। इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो लगभग 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और ये पहली तुड़ाई 65 दिनों पे होती है। पंत नगर की वैरायटी है पंत सब्जी मटर 2, पंत सब्जी मटर 4 और पंत सब्जी मटर 5 ये अगेती किस्में हैं। इनकी जो उत्पादन क्षमता है वो 90 से 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर है और साथ ही इसका जो पहला तुड़ाई है वो 60 से 65 दिन पे हो जाता है। इसके अलावा पूसा प्रगति ये बहुत अच्छी किस्म है, इसको किसान भाई बहुत पसंद करते हैं, लंबी फली वाली वैरायटी है। इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो 70-75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आती है और जो पहली तुड़ाई है वो 70 दिनों पर पहली तुड़ाई की जाती है। इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च भारतीय जो सब्जी अनुसंधान केंद्र बनारस में है वहाँ से निर्गत कई सारी वैरायटी हैं जिनका चुनाव आप किसान भाई कर सकते हैं, जैसे कि काशी नंदिनी, काशी मुक्ति और अभी जस्ट रिलीज्ड हुई है काशी पूर्वी। ये 3 किस्में हैं जिसका कि किसान भाई चयन कर सकते हैं अगेती के रूप में। मटर की अच्छी बढ़वार के लिए उर्वरकों का प्रबंधन करना भी बहुत आवश्यक है। इसकी खेती में नाइट्रोजन 40 किलोग्राम, फास्फोरस 80 किलोग्राम तथा पोटास 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से देनी चाहिए। इसके अलावा 20 से 25 टन सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल भी प्रति हेक्टेयर भूमि में करनी चाहिए। इसके साथ सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक सल्फेट, बोरॉन तथा नैनो यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए। चूँकि ये दलहन की फसल है इसलिए हम लोग यूरिया का प्रयोग कम करेंगे। और अगर बेसल डोज की बात की जाए तो नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास ये 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट उर्वरक होते हैं जिनका कि इस्तेमाल किया जाता है अच्छी फसल लेने के लिए। और नाइट्रोजन की 40 kg मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से हमें लेना है और 80 kg फास्फोरस और 40 kg पोटास, यानी 40, 80, 40 NPK
प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग को उपयोग करना है और 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की सड़ी हुई खाद का इस्तेमाल करना है। और जब हम लोग खेत की तैयारी कर रहे हैं, लास्ट जुताई हो जाए, उस समय हम लोग खाद को प्रयोग करेंगे और इसमें नाइट्रोजन जो है 2 भाग में बांट कर डालें और फास्फोरस और पोटास को एक साथ ही 100% बेसल डोज के रूप में इस्तेमाल करें। इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसका प्रयोग हम लोग को करना है अच्छी फली बनने के लिए और दाना भरने के लिए, तो जिसमें जिंक सल्फेट है ZnSO4, इसको हम लोग 20 से 25 दिन पर भुरकाव करेंगे 10 kg प्रति एकड़ के दर से और 40 से 45 दिनों पर हमें डालना है बोरोन का 5 kg प्रति एकड़ की दर से। साथ ही नैनो यूरिया अभी मार्केट में बहुत अच्छी तरह से प्रचलित हो रहा है, तो आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाइट्रोजन, ठोस नाइट्रोजन का 50 kg आप बेसल डोज में यूज़ कीजिए और पहला स्प्रे 20 से 25 दिन पर नैनो यूरिया का कर सकते हैं 2 से 4 ml प्रति लीटर में पानी में घोल बनाकर, और दूसरा स्प्रे 40 से 45 दिनों पर नैनो यूरिया का करें 2 से 4 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर। किसान भाइयों, मटर की आगाध खेती में सिंचाई भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी खेती में हल्की मिट्टी वाले क्षेत्र में 4 से 5 सिंचाई तथा भारी मिट्टी वाले क्षेत्र में 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इस समय सिंचाई प्रबंधन की अगर बात की जाए तो मटर की जो जैसे हल्की मिट्टी वाले क्षेत्र का जब हम लोग चुनाव करते हैं तो वहाँ पे लगभग 4 से 5 सिंचाई की ज़रूरत होती है, या ये देख कर किसान भाई अनुभव करेंगे कि 10 से 10 दिन पे सिंचाई ज़रूरी हो जाए। जब मिट्टी में दरार पड़ने लगे उस समय सिंचाई करें, और जो भारी मिट्टी अगर इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे अगर लगाते हैं जैसे 2 नंबर खेत में, तो वहाँ पे हम लोग को 2 से 3 सिंचाई की ज़रूरत पड़ेगी और हल्की मिट्टी में 4 से 5 सिंचाई की ज़रूरत पड़ेगी सिंचाई की। मटर की आगाध खेती में रोग एवं कीटों की भी संभावना बनी रहती है, अतः यदि आपकी फसलों में सफ़ेद मक्खी तथा माहू का प्रकोप हो तो इमिडाक्लोप्रिड तथा यदि पॉट वोटर का प्रकोप हो तो इमामेक्टिन बेंजोइट का मात्रानुसार छिड़काव करें। जनरली मटर की आगाध खेती अगर हम लोग करते हैं तो इसमें अगर रस चूसक कीट जैसे सफ़ेद मक्खी का प्रकोप हो सकता है या माहू का भी प्रकोप हो सकता है, तो इसके लिए आप जो इमिडाक्लोप्रिड है उसका हम लोग छिड़काव कर सकते हैं 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर। साथ ही इस समय पॉट बोरर की जो समस्या आती है, अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ऊपर जाता है तो पॉट बोरर की भी समस्या देखी जाती है। तो पॉट बोरर आने से इमामेक्टिन बेंजोइट का आप छिड़काव कर सकते हैं 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर। और चूँकि अगेती फसल हम लोग ले रहे हैं तो इसमें मटर की एक बहुत ही प्रमुख रोग है चूर्णी लासिता, उसका ये टॉलरेंट वेराइटी की हम लोग चर्चा किए हैं, तो शायद ये वेराइटी में ये किस्मों में ये चूर्णी लासिता नहीं आएंगी, तो किसान भाई इन बातों का हम लोग ध्यान रख सकते हैं। इस तरह से मटर की आगाध खेती करने पर किसान भाई मटर का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। बरसात का ये मौसम कई तरह के रोग लेके आता है। ऐसे मौसम में हमें अपने पशुधन का विशेष ध्यान रखना होता है। कैसे करें दुधारू पशुओं की देखभाल ताकि उन्हें स्वस्थ रखा जा सके, पूरी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से। बरसात के मौसम में किसान भाइयों और पशुपालकों को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, खासकर जब बात दुधारू पशुओं के प्रबंधन की हो तब। इस मौसम में नमी तथा कीटों के बढ़ने के कारण पशुओं की स्वास्थ्य समस्याएं तथा दूध उत्पादन में कमी की समस्या बढ़ जाती है। ऐसे में इनके रोग, भोजन और आवास का प्रबंधन करना बहुत आवश्यक हो जाता है। आवास प्रबंधन में ये ध्यान देना चाहिए कि उनके आवास की मरम्मत बरसात से पहले हो जाए। किसी भी तरीके से आवास में पानी प्रवेश ना करे, कहीं भी पानी का जमाव ना हो। इससे पशुओं में सांस संबंधी समस्याएं नहीं होती है। मैं पूर्णिमा आज आपसे बात करने वाली हूँ अपने विशेषज्ञ डॉक्टर भरत महतो के साथ कि बरसात के मौसम में दुधारू पशुओं का प्रबंधन कैसे करें। जैसे ही गर्मी के बाद बरसात का मौसम आता है, दुधारू पशुओं के लिए कहें या जो भी जुगाली करने वाले पशु हैं उनके लिए आहार प्रबंधन की तो एक बहुत अच्छा मौसम आता है। आहार बहुत आसानी से, हरे घास जो होते हैं बहुत आसानी से मिल जाते हैं, पर इसके साथ साथ कई तरह की परेशानियाँ भी बहुत तेज़ी से आते हैं, और उन सबों के परेशानियों को अगर हम ढंग से प्रबंधन ना करें तो उसके नस्लीय क्षमता के अनुसार जो उत्पादन क्षमता उनकी होती है उसको हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले दुधारू पशुओं की।
विशेष करके दुधारू पशुओं में भी अगर कहें तो जो देसी दुधारू पशुएं हैं और संकर नस्ल के दुधारू पशुएं हैं, संकर नस्लों में ख़ासतौर से अगर एचएफ और जर्सी के संकर नस्ल आप रखे हुए हैं तो देसी की तुलना में जो किसान भाई संकर नस्ल, विदेशी संकर नस्ल के पशुएं रखे हुए हैं उन सबों को परेशानी थोड़ी अधिक होती है। तो ये प्रबंधन में भी उन लोगों को थोड़ा ध्यान रखने की अधिक आवश्यकता होती है। इसके अलावा जब आप दुधारू पशुओं को आहार दे रहे हैं तो हरे चारे के साथ सूखा चारा का भी प्रयोग करें। इसके अलावा दाना मिश्रण का प्रयोग करना ना भूलें, इससे पशुओं की दूध उत्पादन की क्षमता बढ़ती है। तो दुधारू पशुओं में आहार व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बाकी सबों से सबसे महत्वपूर्ण कहें तो आहार व्यवस्था होती है हमारी। इस मौसम में जो किसान भाई ये घास दे रहे हैं, विशेष करके हरा घास बहुत अधिक मिलता है इस समय पे, तो हरा घास दे रहे हैं तो उनको भी थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। जैसे ही हम हरा घास देते हैं तो हरा घास में मात्रा तो पशु बहुत अधिक खाते हैं, पर उसमें जितनी पोषक तत्व जाना चाहिए, खास तौर से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल, वसा, ये सभी जितनी जानी चाहिए उतनी नहीं जा पाती है, क्योंकि घास के साथ इस मौसम में कम से कम 80% पानी ही रहता है, तो ड्राई मैटर काफ़ी कम हो जाता है। तो पहला इसमें ध्यान रखें किसान भाई, आप जो हरा चारा दे रहे हैं उसके साथ में 60-40 का रेशियो अगर आप कर सकें तो ये बहुत ही अच्छा होता है। कहने का मतलब 60%, 60% भाग आप हरा चारा का रखें और 40% जो भाग है ये सूखा चारा का रखें। इससे आप जो पशुओं का जो पाचन है ना ये सुचारू रूप से रहेगा, गोबर सही ढंग से होगा। नहीं तो केवल अगर घास की मात्रा आप अधिक रखें हैं तो गोबर काफ़ी पतला होता है, जैसे कभी कभी ऐसा भी पतला होता है कि पतला पैखाना का रूप लेने लगता है, तो ये उसके स्वास्थ्य को फिर से बुरा प्रभाव डालता है। इसके साथ अगर आपकी दुधारू पशुएं हैं तो ये जो चारा के प्रबंधन के साथ में अब दाना के प्रबंधन को भी आप मतलब अनदेखी न करें। दाना भी यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि जो पोषक तत्व मुख्य रूप से खासतौर से कह रहे थे हम, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मिनरल, विटामिन, इन सबों को मेंटेन करने के लिए दाना मिश्रण हमें बहुत ज़रूरी होता है। किसान भाइयों, बरसात के मौसम में दुधारू पशुओं की विशेष देखभाल की ज़रूरत पड़ती है, अतः दूध दूहने के स्थान के आसपास गोबर की सफाई कर लेनी चाहिए। पीने के बर्तन या नाद में काई की सफाई कर लें। फर्श में पानी का जमाव न हो इसका ख्याल रखें, क्योंकि चिकनी फर्श में पशुओं के गिरने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा दूध दूहने से पहले थन को पोटाश मिले पानी से धोने से थनैला जैसे बीमारी की संभावना नहीं होती है। जो मुख्य रूप से ध्यान आता है कि वो देख रेख मैंने पशुओं की जो दुधारू पशु हैं उस पर हम प्रबंधन पे और क्या करें कि जैसे दुहाई के समय पे होता है तो पशु के आवाज़ के आसपास का एरिया जो गोबर वगैरह यहाँ पे रहता है उन सबों को अच्छी तरह से साफ़ करें। पीने के जो पानी का जो आप बर्तन रखे हुए हैं या जो दूसरे नाद वगैरह रखे रहते हैं वहाँ पे काई जम जाता है या फंगस हो जाता है, तो इन सबों को थोड़ी नियमित रूप से साफ़ सफाई करें। जैसे साफ़ करने के बाद अगर उसमें चूना का लेप आप लगा के पानी देते हैं तो ये बहुत अच्छा रहता है। नीचे का जो फर्श है ये भी काफ़ी चिकनाई हो जाता है, फंगस या दूसरे तरह से जो एल्गी वगैरह जम जाते हैं जिससे चिकनाई हो जाता है, तो उन सब चिकनाई से पशुओं को फिसलने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो किसान भाई ये करना क्या है ना कि उसके नीचे में या तो चूना या ब्लीचिंग पाउडर के रगड़ के थोड़ी अच्छी तरह से आप अगर रोज़ाना साफ़ करते हैं, रोज़ाना नहीं भी तो कम से कम सप्ताह में अगर 2-3 दिन भी अगर आप साफ़ कर लेते हैं तो फ़र्श काफ़ी मैंने रूखा हो जाता है, जिससे उनके जो हूफ्स हैं ना वो फिसलते नहीं हैं और गिरने से पशु बच सकते हैं। तो ये आप ज़रूर देखें। इसके साथ अब आपकी रहती है दुहाई के समय ध्यान देने की। किसान भाइयों, अक्सर हम लोग उस चीज़ को भूल जाते हैं। दुहाई के समय भी अगर अच्छी तरह से हम साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखें तो विशेष करके आप देखेंगे तो जो डेयरी इंडस्ट्री है इसमें मेस्टाइटिस, जिसको थनैला का रोग कहते हैं, ये बहुत ही अधिक परेशान करने वाली बीमारी होती है। तो आपके पशुओं में भी ये परेशानी हो सकती है। तो इससे बचाव के लिए करें क्या कि पशु जहाँ पे आप दुहाई के लिए ले जा रहे हैं उस जगह पे नीचे आप पहले ही साफ़ सुथरा कर लें, बहुत ज़्यादा गोबर या कादो कीचड़ ना पड़ा रहे। पशुओं को जो थन है उसमें कीचड़ या गोबर वोबर ना लटका रहे, इसके लिए आप ज़्यादा पानी के साथ में पहले तो पानी के साथ में धोएं, उसको अच्छी तरह से धो लें। फिर पानी में अगर आप लाल पोटाश जो एंटीसेप्टिक है उसको अगर मिला के आप धोते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। किसान भाइयों, बरसात के मौसम में दुधारू पशुओं में कई रोगों की संभावनाएं बढ़ जाती है, अतः ऐसे समय में उन्हें HSBQ तथा FMD का टीका
अवश्य दिलाना चाहिए। अगर आप जो किसान ये अभी तक अगर आप HSBQ का मिश्रित टीका अगर नहीं लगा पाए हैं, किसी कारणवश अगर छूट गया है, तो आप निश्चित तौर पे अपने पशुओं को HS मतलब हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया जिसको हम गला घोटू के नाम पे जानते हैं, और BQ मतलब ब्लैक क्वार्टर जिसको हम लोग जांगरेला के नाम से जानते हैं, इन दोनों का टीका अवश्य कराएं। इसका मिश्रित टीका भी उपलब्ध है बाज़ार पे, साथ साथ अलग अलग भी टीका है, तो कोशिश करें आप मिश्रित टीका को करें। साथ साथ आप FMD जो फुट एंड माउथ डिजीज़ का है, इसका भी टीका लगवा सकते हैं। और इसके इन सबों के अलावे अगर आप अभी तक अपने पशुओं को कृमिनाशक दवा नहीं पिलाए हैं, तो निश्चित तौर पे आप कृमिनाशक दवा पिला दें। और कृमिनाशक दवा के साथ साथ मिनरल मिक्सचर को भी अगर आप बैलेंस रखते हैं, तो आपके पशुओं का जो आहार से आपूर्ति होने वाला है, ये पूरी तरह से एक संतुलित रूप में आहार मिल जाएगा और आपके पशुओं से उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी। इस तरह से यदि दुधारू पशुओं का बरसात के मौसम में प्रबंधन किया जाए तो वे स्वस्थ रहेंगे तथा अपनी क्षमता अनुसार उत्पादन देंगे। निश्चित तौर पर इससे पशुपालकों की आमदनी बढ़ेगी। तो देखा दर्शकों, आपने अपने पशुधन को स्वस्थ रखने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन निश्चित ही आपके पास कई सवाल होंगे जो आप हमें लिख भेजेंगे। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। कृषि दर्शन की पूरी टीम के साथ हमें दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार।